मतलब क्योंकि जिनके पास टाइम है, जो 2 साल पढ़ रहे हैं, वो तो कर सकते हैं सिलेबस पूरा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है करने के लिए। जितना मैं पढ़ाई में सोचते रहूंगी ना कि ये पढ़ लिया था, रिवाइज ये फॉर्मूलाज जो एंड टाइम पे थोड़ा हम ट्राई करते हैं चीजें कवर मतलब करने का, रिवाइज वो सब नहीं सोचना होता है। एक बार अगर पैनलिस्ट नोटिस कर ले कि तुम पैनिक हो रहे हो और तुम्हें नर्वस हो, तो फिर तुम्हें वो और ग्रिल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग 2 से 4 महीने में पढ़ के भी आईआईएम इंदौर भी क्रैक कर लेते हैं। Hello guys, welcome to my YouTube channel Thinkora LRN here for Max CUET and the BB entrance examinations. तो guys, आज हमारे साथ हमारे टॉक शो पे आने वाले हैं रिया बंसल who is from IIM Ranchi. She got the admissions at IIM Jammu, IIM Bodh Gaya, IIM Rohtak and other IIMs as well except Indore and Shillong. So she scored 99.8% in the JIPMAT as well. So Ria, how are you doing? बहुत बढ़िया, एकदम सही चल रहा है अभी तो सब। वेलकम टू थिंकोरा। अभी तक आम रांची आपको कैसे ट्रीट कर रहा है? अभी तक तो काफी ठीक कर रहा था, अभी हमारे लास्ट वीक एंड सेम्स थे, तो फिर एक्चुअल आईएम वाला हेक्टिक लाइफ पता चली। बट ओवरऑल बढ़िया है, मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफी अच्छा है। आ, आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज जो सब जानना चाहते होंगे, आम रांची की जर्नी को आप 3 से 4 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो, जितना आप भी आप चले। डायनामिक और बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग। ओके, लेट्स रिवाइंड अ बिट। व्हेन यू डिसाइडेड फॉर द आईपीएम, लाइक आपको कब आईपीएम के बारे में पता चला, बिकॉज इट्स नॉट टू फेमस, और फिर उसके बाद ऐसा क्या आपको फील हुआ कि हाँ आईपीएम इज द बेस्ट फॉर मी? मैंने ना एक्चुअली आईपीएम के लिए 11th में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। मेरे भाई ने भी आईपी मैट ही दिया था, तो जब मैं फिगर आउट करी थी 10th में, तो देन आई केम अक्रॉस आईपीएम की 10th में के आईएम्स एक अंडर ग्रेजुएट और एमबीए कमाइंड ऑफर करते हैं। सो मतलब मेरे को करना कुछ कॉमर्स की फील्ड में ही था। सो जब फिर आईपीएम आया तो इट बिकेम द वेरी गुड चॉइस, कि एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन दिखने लगा था। प्लस जो काइंड ऑफ पढ़ाई थी वो मेरे को बहुत पसंद थी जो इसमें होने वाली थी। और स्ट्रीम भी मैच हो रही थी, तो मैंने 11th से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था आईपी मैट के लिए। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि 11th से प्रिपेयर करना पड़ता है आईपी मैट, बिकॉज इस पे तो बोर्ड का कोई भी एक सब्जेक्ट भी कॉमन नहीं होता है until unless you have applied marks with you. तो वो मैनेज करना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए और आपने कैसे किया? और बाकी स्टूडेंट्स को आप क्या बोलोगे जो 11th 12th में है कि कैसे क्या करना है आगे? मतलब मैंने ना, मेरे पास अप्लाइड मैथ्स थी, तो वो वहां से थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, जो भी अगर रिलेट कर पाएंगे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। मैंने 11th से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मेरे पास टाइम बहुत था, 2 साल का टाइम था। तो और मैं कोचिंग भी जाती थी और मैं खुद से भी पढ़ रही थी, तो पहले मैंने 11th में जो भी स्टार्ट करता उसको तो 1 साल या 8 से 10 महीने तो बेस बिल्डअप करने में लगाने चाहिए, कि एकदम बेसिक लेवल पे पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि एक बहुत अच्छा बेस बिल्डअप हो जाए, कि कोई भी कॉन्सेप्ट में इशू ना आए। वो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल तो बात बात की बात है, पर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर चीज की होनी चाहिए। तो 11th तो मेरी मोस्टली उसी में गई थी, कि एक बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं क्लियर कर लूँ। और फिर मैंने 12th में आके मॉक्स देना स्टार्ट किया था, मतलब 12th में अगस्त के अराउंड मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किया था, तो तब तक मेरा सिलेबस हो चुका था, रिवीजन भी हो चुकी थी सिलेबस की, साथ साथ चल रही थी रिवीजन मतलब। और फिर मैंने मॉक देना स्टार्ट किया, तो उसके बाद से वो प्रिपरेशन और एक लेवल ऊपर चली जाती है जब आप सिलेबस खत्म कर लेते हो। तो मेन टारगेट था कि 1 साल 1 साल 2 महीने मैक्स में सिलेबस खत्म करना है, और उसके बाद रिवीजन और मॉक्स। तो आज मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो कि एक गलती करते हैं कि अगर उन्होंने 12th में या मतलब 12th के बाद भी स्टार्ट किया है और तो वो क्या करते हैं, वो सिलेबस कवर करने के पीछे भागते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आईपी मैट इंदौर इज नॉट लाइक कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है। तो प्लीज आप क्या सही बात है। समझा सकते हो अपने शब्दों में जिससे वो समझ पाए कि एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आईपी मैट को लेकर? बिल्कुल सही बात करिए, कि मतलब क्योंकि जिनके पास टाइम है, जो 2 साल पढ़ रहे हैं, वो तो कर सकते हैं सिलेबस पूरा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है करने के लिए। पर अब अगर हम कोई 2 महीने में करें, क्योंकि बहुत लोग 2 से 4 महीने में पढ़ के भी आईआईएम इंदौर भी क्रैक कर लेते हैं, तो वो सिर्फ वहां वहां आते हैं कि आप कितना स्ट्रैटेजिकली पढ़ते हो, कितना स्मार्ट वर्क करते हो, क्योंकि वहां पे और मेरे अकॉर्डिंग हार्ड वर्क काम नहीं आता। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ाई होती है। तो
मेन इसमें रहता है कि अगर कोई कम टाइम है, किसी के पास 5 महीने हैं, 6 महीने हैं, 12th मिड में स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बोर्ड्स भी आ जाएंगे, या क्रैश कोर्स टाइप्स कुछ कर रहे हैं, तो स्टार्ट सबसे पहले करना चाहिए पास्ट ईयर्स पेपर एनालाइज करने से। कि कि बेसिकली पता तो हो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किसकी वेटेज ज्यादा है, तो उससे एक आइडिया लग जाता है और फिर उन लाइंस पे प्रिपेयर कर सकते हैं। कि कॉन्ट्स में अगर हर टॉपिक में कवर अप करने जाऊंगी और हर टॉपिक में परफेक्शन तो चाह कर भी नहीं हो पाएगा 2 साल में। इससे अच्छा उन टॉपिक्स में कवर अप कर ले जहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना स्कोर। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली काम करना होता है। और वर्बल एबिलिटी तो थोड़ा बहुत डिपेंड कर, वर्बल एबिलिटी में मैं मानती हूँ कि टाइम चाहिए होता है, अगर आपकी थोड़ी वीक है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए। बट वो भी मैनेजेबल हो जाती है अगर आप रीड कर लो, रीडिंग काफी अच्छी, काफी कंसिस्टेंटली करते रहो और मॉक्स देते रहो, तो वो बहुत हेल्प करता है। आईपी मार्क की प्रिपरेशन करने के दौरान क्यूए वीएएलआर सबसे ज्यादा चैलेंज किसने दिया आपको, और उससे आपने कवर अप कैसे किया? मुझे वीए ने चैलेंज दिया क्योंकि कॉन्ट्स मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मेरे को मैथ्स हमेशा से पसंद था। और वो मैनेजेबल भी था क्योंकि आईपी मैथ का जो मैथ्स है वो एकदम मतलब जो एक परसेप्शन बनी हुई है मैथ्स की सबसे, वो उस लेवल का मैथ्स नहीं है, वो काफी फन और प्रैक्टिकल थोड़ा सा मैथ्स चला जाता है जब हम क्वेश्चंस देखते हैं, अर्थमेटिक आ जाता है उसमें। तो डुएबल लगता था मुझे, कॉन्ट्स हमेशा से मेरा स्ट्रॉन्ग भी था। कॉन्ट स्ट्रांग होने की वजह से एलआर भी ऑटोमेटिकली फर्क पड़ जाता है क्योंकि वो रीजनिंग एबिलिटी उसमें बन जाती है। वीए में थोड़ा इशू आ रहा था मेरे को क्योंकि वीए में कुछ चीजें होती हैं जो टाइम के साथ ही इम्प्रूव होती हैं, या आपको मतलब अब ईडीएम्स जैसे टॉपिक्स होते हैं, आप उसमें जितना ज्यादा याद करोगे, जितना टाइम लोगे तभी हो पाएगा वो। तो मुझे वीए में इशू आता था और टुवर्ड्स द एंड जाके थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगी थी, क्योंकि फिर रीडिंग पे फोकस किया था। और रीडिंग के साथ साथ मैंने क्या किया था कि अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया था कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, सोर्सेज निकाले थे उनके कि न्यूज़पेपर से आते हैं या एऑन के ऐसेज होते हैं या कोई रिसर्च पेपर में से। तो फिर उस टाइप में थोड़ा सा अगर आप सोचने लगो और वो सोर्सेज पढ़ने लगो तो वहां पे इम्प्रूवमेंट हुई थी एंड में जाकर। तो मेरे को तो चैलेंजिंग तो ज्यादा ये लगती थी आईपी मैट के टाइम पे। अब मैं थोड़ा एग्जाम डे की तरफ बढ़ते हैं। तो जब आप एग्जाम देने गए थे, एग्जाम सेंटर में एंट्री, सबके अंदर वो पैनिक वाली चीज होती है, कामनेस तो नहीं ही होती है। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस था, और वो कामनेस कैसे हैंडल करी? बिकॉज स्कोरिंग 190 प्लस इन इंदौर एग्जाम इज आल्सो अ ग्रेट डील। सो हाउ यू टैकल्ड इट? मतलब पैनिक तो, नर्वसनेस तो बहुत ज्यादा रहती है बिकॉज मतलब वो एकदम ऐसा लगता है कि डू और डाई वाली सिचुएशन है आज के दिन में। बट वो वहां पे रहता है कि आप जितना, आप एक तो अपने माइंड को शांत करने के लिए बेसिकली कुछ भी सोचना नहीं होता है। जितना मैं पढ़ाई में सोचते रहूंगी ना कि ये पढ़ लिया था, रिवाइज ये फॉर्मूलाज, जो एंड टाइम पे थोड़ा हम ट्राई करते हैं चीजें कवर मतलब करने का रिवाइज, वो सब नहीं सोचना होता है क्योंकि वो सोच के ज्यादा पैनिक पड़ता है। मतलब भूल जाना होता है सब कुछ एग्जाम से एटलीस्ट 3 घंटा पहले तो, कि कुछ एग्जिस्ट भी करता है अभी तक जो पढ़ा था वो भूल जाओ थोड़ा सा, तो जाके एग्जाम में दिमाग चलता है। और एक्चुअली ना हमारा इंदौर का एग्जाम थर्ड एग्जाम था, उससे पहले जिप मैट दिया था, रोहतक दिया था। तो थोड़ा सा वो एग्जाम का आइडिया तो था, मतलब कि एग्जाम के एनवायरनमेंट का। बट ऑब्वियसली इंदौर था तो काफी बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट वही था। तो ये कि अपने आप को थोड़ा सा रिकलेक्ट करके सोच के शांति से जाकर बैठ जाओ, और फिर जब एग्जाम स्टार्ट हो तो फिर अपना सारा दिमाग लगाओ, उससे पहले सोचो ही मत, गाने हम करने लग जाओ या कुछ ऐसा। बस जितना ज्यादा कम सोचोगे उतना हेल्पफुल रहता है। इंटरव्यू वाले दिन क्या हाल था? आई गेस एग्जाम से ज्यादा टेंशन इंटरव्यू में होती है। क्योंकि ना एक तो इंटरव्यू की बात, ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा लक बेस्ड भी रहता है। मतलब एग्जाम तो आपको जितना पढ़ा है आप उसको वहां पे अप्लाई कर ले तो वो आपके ऊपर है, पूरा एग्जाम आप अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हो। इंटरव्यू बहुत ज्यादा लक बेस्ड चीज रहती है क्योंकि आपको आपके पैनलिस्ट कैसे होंगे, वो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछ लेंगे, आपको मतलब बहुत ज्यादा इंटरव्यू का ना थोड़ा सा माइंड उस टाइम पे रिलैक्स रखना, क्योंकि अगर जितने मॉक इंटरव्यूज देके जाओगे ना उतना बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब 20-25 मॉक इंटरव्यूज देके जाओगे तो तुम्हें थोड़े से क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है कि क्या टैकल करने होते हैं, कैसे होता है। और वहां पे जाके एक चीज जो है कि जितना तुम अब कम पैनिक लगोगे तो उतना ही तुम्हारे चांसेस है कि इंटरव्यू अच्छा जाएगा, क्योंकि एक बार अगर पैनलिस्ट नोटिस कर ले कि तुम पैनिक हो रहे हो
और तुम्हें नर्वस हो तो फिर तुम्हें वो और ग्रिल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको वही चेक करना होता है, जितना मुझे समझ में आया कि उस सिचुएशन में अपने आप को हम कैसे रिकलेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा शांत रह के और बाहर जो भी इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा देख के पैनलिस्ट के सामने जाके बैठ जाओ, हो जाता है। हाँ, रांची के इंटरव्यू में क्या हुआ आपको, क्या लगता है कि आप बाकी कंटेस्टेंट से कैसे स्टैंड आउट रहे हो? मतलब ये ना बहुत आयरॉनिक चीज है, मुझे लगता था कि मेरा रांची का इंटरव्यू बहुत खराब गया है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरा सबसे खराब इंटरव्यू शायद रांची का था, क्योंकि बहुत ही ऐसा ग्राफ उसका ऊपर नीचे जा रहा था। वो कोई क्वेश्चन का कैटेगरी नहीं थी उस इंटरव्यू में। मेरे क्वेश्चंस ए से शुरू हो रहे थे, बी पे खत्म हो रहे थे, फिर जेड पे आ गए थे। तो कुछ भी चल रहा था, हर डोमेन के क्वेश्चंस में से पूछे गए थे। तो उस वजह से थोड़ी सी नर्वसनेस होने लग गई थी, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। बट मेरा इंटरव्यू लंबा भी चला था काफी, 15 मिनट से ऊपर का इंटरव्यू था मेरा, वो जहाँ तक मुझे लगता है। बट वही था कि अब उसके बाद मुझे समझ में आया कि बहुतों के इंटरव्यूज में आंसरिंग उतनी जरूरी नहीं होती कि आपको कितना आता है, क्योंकि जितना प्रोफेसर से यहाँ पे आके बात करके पता चला, जितना बाकी बच्चों से बात करके पता चला, कि वो उतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें सब कुछ आता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं आता होएगा, बहुत चीजें नहीं पता होंगी। तो बट वो ये देखते हैं कि तुम उस टाइम पे अपने आप को हैंडल कैसे कर रहे हो। जो प्रोफेसर खुद बात करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि तुम अपने आप को कैसे वहां पे रिएक्ट करते हो। तुम्हें जो चीज नहीं भी आती है तुम उसको कैसे हैंडल करते हो, तुम प्रिटेंशियस हो रहे हो कि नहीं बन रहे हो, रियल कितने हो, तुम्हें नेचुरल कितना रह के, और अपने आप को बेसिकली मैनेज कैसे करते हो उस प्रेशर सिचुएशन में। वो मैटर करता है, तुम्हारी नॉलेज उतनी मैटर नहीं करती कि कितना तुम्हें आता है, तुम कैसे होते हो उस 15-20 मिनट में, वो मैटर करता है। स्कूल लाइफ वर्सेस आम लाइफ, लाइक आम रांची में कैसी वाइब है, कैसा फील हो रहा है स्कूल से बाहर आके, घर से दूर जाके, क्या चीजें डिफरेंट है? स्कूल से तो बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि मतलब कॉलेज में पढ़ाई का पूरा आपकी मेथोडोलॉजी चेंज हो जाती है। जैसा आप स्कूल में पढ़ते आ रहे हो तो आप बिल्कुल कॉलेज में स्विच कर जाते हो सब चीज़ों में, क्योंकि कोर्सेज बहुत सारे चल रहे होते हैं। फिर आपके प्रोफेसर्स को आप प्रोफेसर्स को समझने की ट्राई करते हो, प्रोफेसर्स आपको समझने की ट्राई करते हैं। घर से अलग होते हो, क्योंकि आप ऑब्वियसली तो होम सिक पे बहुत फील होता है स्टार्टिंग में, तो बहुत ज्यादा होता है कि घर जाना है, घर जाना है। और यहाँ पे एक चीज जो स्कूल लाइफ में और यहाँ पे डिफरेंस होती है कि यहाँ पे सब बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग होते हैं। तो आप एक बहुत ही अच्छे कोहोर्ट में हो, कि यहाँ पे देखते हो आपके सीनियर्स, आपके बैच वाले सब बहुत ज्यादा केपेबल और कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो आप कुछ ना कुछ हर किसी से पिकअप करते रहते हो कि इसमें ये स्किल है, उसमें वो स्किल है, ये ऐसे हैंडल करते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, और हेक्टिक तो होता ही है बहुत ज्यादा, मतलब। तो आपके माइंडसेट में क्या चेंज आपको दिखता है आफ्टर कमिंग फ्रॉम हरियाणा टू रांची, या फिर स्कूल चेंजेस के बाद, स्कूल टू कॉलेज, पर्सनालिटी ग्रोथ कितनी हेल्प करी है यहाँ पर आने के बाद? पर्सनालिटी ग्रोथ में एक तो यहाँ पे आने के बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती हैं, स्पेशली कॉलेज लाइक आई एम रांची, जो फेमस अपने एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज के लिए है। हम यहाँ पर आकर ऑलरेडी हमारे इंडक्शन में 3 दिन में बहुत काम कर, प्रेजेंटेशंस बनाना हो गया हो, चाहे केस कॉम्पिटिशन्स हो जाते हो। फिर हमारे यहाँ पे वाईसीपी होता है, तो उसमें बहुत एक्सपोजर मिलता है। वो यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से आप हर तरीके के लोगों से मिलते हो, और सब साथ में मिलकर कुछ ना कुछ काम करते हो, तो लोगों की आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखते ही हो। कि आप देखते हो कि इनको ये स्किल आती है, वो उन्होंने कैसे पिकअप कर रखी है। तो मेजर पर्सनालिटी चेंज होता है कि आपका पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा चीजों के बारे में पता लगने लग जाता है, और आप बहुत अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हो कि आपको इससे भी बेटर जाना है, आपको इससे भी एक स्टेप ऊपर काम करना है। तो वो एक बहुत डिफरेंस है कि पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड बन जाता है, और अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करना चाहते हो कि इतनी यहाँ पे जो मिलती हैं। तो एनी सजेशंस और एडवाइस टू दोज स्टूडेंट जो कि 2026-27 से आने वाले ईयर्स में एग्जाम देने वाले? वो अकेडमिकली एडवाइस तो मेरी यही रहेगी कि स्पेशली 2026 वाले लोग होंगे कि मॉक्स बहुत सारे देने चाहिए। बिना मॉक्स दिए आईपी मैट क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जितने ज्यादा मॉक्स हो सकते हैं, और मॉक्स के बाद उनका एनालिसिस भी, एक अच्छा मॉक और एक अच्छा एनालिसिस
बहुत एडअप कर जाता है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में। और नॉन अकेडमिक एडवाइस ये रहेगी कि आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे होते हैं मोस्टली लोगों के, तो हम बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं बोर्ड्स के चक्कर में। और बाकी सब स्कूल लाइफ में अपनी तो हम भूल जाते हैं कि मैथ की प्रिपरेशन को, थोड़ा सा पीछे बैक स्टेप कर देते हैं। तो इसलिए अच्छे से टाइम मैनेज करके और प्रायोरिटी पे इस चीज को रख के काफी स्ट्रैटेजिकली काम करके और मॉक्स वगैरह देके अच्छे से हो जाना चाहिए। Thank you, Ria. Thanks for your time, and thanks everyone for watching the video. Thank you. थैंक यू।